Hello all, I am Dr. Sandeep. Welcome to my YouTube channel Game Changers Edu Class. स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या होता है देखो, तो फर्स्ट केस एक्चुअली क्या होता है, क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, तुम्हें कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट सो नथिंग, कोई फायदा नहीं है करके, समझ गए? तो कंसेप्ट तुम्हें जानना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो फर्स्ट बुक जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर हम लोग क्लास 10 में एक चैप्टर मिला था जो कि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था, राइट? क्लास 12 में ये क्लास 12 में एक ही पूरा फर्स्ट बुक इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म का ऊपर पढ़ती है, राइट? क्लास 12 में क्लास 12 का बुक 1 जो है इट इज इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म का भरती है, और बुक 2 जो है उसमें मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, राइट? और उसका बाद हम लोग जो क्लास 10 में लाइट्स पढ़ा था, राइट, उसका ऊपर 2 चैप्टर है, दैट इज व्हाट, वो जो था तुम लोग को जो लाइट्स बोल के था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एज वेल एज ह्यूमन आई का ऊपर जो चैप्टर था, वही सेम कंसेप्ट है बट उसका एक एडवांस वर्जन उसमें शो कर रहा है। क्या है वो एडवांस वर्जन? 2 चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स है बुक 2, और उसमें क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स उसमें रहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई के ऊपर काम है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऊपर, जो वेव्स में हम लोग मोबाइल लेके काम करते हैं एज वेल एज टीवी चलता है कौन सा वेव में, ये सब का ऊपर है। तो तुम लोग का जो सिलेबस है इन जनरल लास्ट ईयर तक जो था, आई थिंक इस साल का मतलब 2023 में जो बच्चे लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग के लिए टर्म 1 जो है इट इज एमसीक्यूज, और जितना तक मेरा नॉलेज में है, मेरा लगता है लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, बुक 1 शायद टर्म 1 हुआ था और बुक 2 टर्म 2 में किया था, ठीक है? सो अच्छा से प्रिपरेशन करना है। जो जो बोल रहा है, मैं जो क्लास में नोट्स लिखा रहा है और क्लास नोट्स का अलावा भी तुम्हें जो जो पॉइंट जो क्लास नोट्स में नहीं लिख रहा है वो पॉइंट भी फॉलो करो। पढ़ने का ढंग, कुछ कुछ जो सजेशन मैं जो बोल रहा है फॉलो करो। तुम लोग जितना फॉलो कर पाओगे अकॉर्डिंगली योर रिजल्ट विल ग्रो। समझ के? क्लियर एवरीवन? तो कोई भी क्लास को मिस नहीं करना है। अगर तुम लोग मिस कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए रिकॉर्डिंग देख लेना है, नोट्स को करना है, ठीक है? बहुत सारे चेंज आने जा रहा है, जैसे तुम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है। आगे बढ़ते रहे, वेरियस क्लास में देखिए वेरियस काइंड ऑफ चेंज, बिकॉज आई बिलीव इन चेंज, क्योंकि चेंज इज द इनएविटेबल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में सबसे बेसिक एक पार्ट जो हम लोग क्लास 8, 9, 10 से सीख के आ रहे हैं, उसमें जानते हैं जो चार्ज है ना, वो चार्ज 2 किस्म का होता है, राइट? यू नो इट। नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज and number 2 is negative charge, ठीक है? नंबर 1 is positive charge as well as number 2 is negative charge। और like charges, very important point जो है, like charges repels and unlike charges attracts। इसका मतलब क्या है, लाइक चार्जेस मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव चार्ज सामना सामने ला दोगे तो क्या होगा, रिपेल करेगा, और एक प्लस और एक माइनस को लेके आने से डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? 2 माइनस अगर सामने सामने लेके आओगे सो देन इट विल रिपेल वन अनदर। तो मतलब दैट इज लाइक चार्जेस की सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज अगर सामना सामने आएगा सो इट विल रिपेल, और ऑपोजिट चार्जेस दैट इज अनलाइक चार्जेस दैट विल अट्रैक्ट, राइट? नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं, जो चार्ज का एक बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज, यस, उसको पढ़ने का पहले और एक चीज मुझे बताना जरूरी है, दैट इज मान लो एक बॉडी है,
एक बॉडी इसमें रखा हुआ है और इसमें मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी का मान लो ये साइड में पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। ओ क्या किया है, मान लो ये दूसरा एक बॉडी का सामने लेके गया है और ये बॉडी इज न्यूट्रल, मान लो इनिशियली दिस बॉडी इज न्यूट्रल मतलब हैज नो चार्ज, करेक्ट, क्लियर मेरा बात। सो इसमें है क्या होता है, दिस पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, व्हाट हैपेंड, ये छोटा छोटा पार्ट है, लगता है कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोला पूरा बुक वन इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म का ऊपर है, एक पॉइंट तुम्हारा मिस कर जाओगे गया तुम, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा डू नॉट मिस एनी क्लास, अगर तुम कुछ काम के लिए क्लास स्किप हो गया कुड बी, बट यू हैव टू सी द वीडियोस एज वेल एज नोट्स, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, राइट, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जब इधर आते हैं तो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन चलाते हैं। क्या होता है, देखो कोई भी बॉडी में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। तो क्या होता है, जब भी ये पॉजिटिव चार्ज लेके गया है, साथ साथ क्या होता है, ये बॉडी का सारे इलेक्ट्रॉन्स लोग इधर आके भीड़ करना शुरू करेगा, अंडरस्टूड। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, इसीलिए ये बॉडी का सामने, ये बॉडी अगर न्यूट्रल था, अगर ये बॉडी न्यूट्रल था तो जब भी तुम ये बॉडी को इसका सामने लेके लिए गया है तो एक इंडक्शन पैदा कर देते हैं, और उसका वजह से उसका आमने सामने जो बॉडी रहेगा वो क्या होता है, नेगेटिव, इसका सारे इलेक्ट्रॉन भागा दौड़ी करके इधर आ जाएगा, एंड दिस पार्ट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये नेगेटिवली चार्ज अगर हो जाएगा सो डेफिनेटली दिस साइड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ में आया, क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट ये गया, सो दैट वी डेफिनेटली कोई न्यूट्रल बॉडी का सामने अगर तुम कुछ लेके आओगे सो उसमें क्या होता है, ऑपोजिटली चार्ज्ड। सेम केस अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, अगेन एक न्यूट्रल बॉडी है, और इसका सामने मान लो एक बॉडी तुम लेके गया है जिसमें क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज इसमें आ जाता है, इसके मान लो नेगेटिवली चार्ज होता है, साथ साथ क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स लोग होगा वो लोग रिपेल करके भाग के इधर आ जाएगा, राइट, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, अंडरस्टूड। क्यों आ गया, एक इंडक्शन क्रिएट का वजह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइक चार्ज रिपेल्स एंड अनलाइक चार्ज attracts each other, right? So that is the main concept of the charges का basic overviews. Next part में हम लोग जाते हैं कि additivity of the charges. चार्ज का यूनिट क्या है, हम लोग क्लास 10 में ये चीज पढ़ के आया, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is coulomb. SI unit of electric charge is coulomb. क्लियर है ये पार्ट, कोई दिक्कत नहीं किसी का। अभी क्या होता है, कूलम बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा छोटा वैल्यूज के लिए हम लोग कर सकते हैं, दैट इज माइक्रो कूलम। देखो 1 माइक्रो कूलम इसका मतलब होता है 10 to the power -6 कूलम, 10 to the power -6 कूलम, that is माइक्रो कूलम, राइट। किसी का कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब क्या हो जाता है कि अब आते हैं हम लोग, ये पार्ट है, आते हैं हम लोग कि 10 to the -6 कूलम। तो अभी क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज पढ़ाएगा, हम क्या पढ़ाने जा रहा है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मान लो वेरियस पॉइंट है, इसमें मान लो वेरियस पॉइंट है जिसमें मान लो Q1 चार्ज इधर रखा हुआ है, एक सिस्टम है जिसमें वेरियस काइंड ऑफ चार्जेस आर देयर, जैसे Q1 चार्ज है, मान लो इसमें +3 माइक्रोकूलम, Q2 एक चार्ज है उसमें मान लो +5 माइक्रोकूलम, Q3 एक चार्ज है जिसमें मान लो -4 माइक्रोकूलम, राइट। Q4 अनदर एक चार्ज है जिसका वैल्यू मान लो +7 माइक्रोकूलम, राइट। ओवरऑल टोटल चार्ज अगर तुम करने जाओगे सो इट विल बी Q1
plus Q2 plus Q3 plus Q4. So in that case Q1 मतलब क्या होता है 3 माइक्रोकूलम plus 5 माइक्रोकूलम plus Q3 क्या था -4 माइक्रोकूलम प्लस इसमें Q4 क्या हो जाता है 7 माइक्रोकूलम, राइट। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है 8 plus 7 how much it is 15 minus 4 how much 11 microcoulomb, समझ गए। this is called the additivity of the charges. I think is that clear? It is clear to everyone, ठीक है। additivity of the charges मैं समझा सका था। और एक बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है ये क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है देखते हैं चलो। चार्ज इज डिनोटेड, हम लोग मालूम है कि ये चीज हम लोग मालूम है कि चार्ज जो है इट इज डिनोटेड बाय, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, राइट। एसआई यूनिट मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा दिया है ना, दैट इज कूलम। और क्या होता है कि चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, क्लियर है बात। देखो एक इलेक्ट्रॉन का तो जो भी चार्ज करने जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है इसको एकदम बहुत अच्छा से याद रखना बहुत जरूरी है ना। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो चार्ज होगा, क्या है वो चार्ज, इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज है E इज इक्वल टू होता है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। एक प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन का जो चार्ज है दैट इज मतलब एक पॉजिटिव जो है उसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, गॉट माई पॉइंट, राइट। और क्या होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10⁻31 kg, right? Mass of an electron is 9.1 into 10⁻31 kg. That is mass of an electron. याद रखना प्रोटॉन का मास तो 1 यूनिट हो जाता है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ा है। और ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। छोटा मोटा क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को फंसा देगा, क्योंकि मेरा जो क्लास होता है आई एम नॉट जस्ट कवरिंग द क्लास 12, आई एम ट्राइंग टू कवर जितना हो सके एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। बोल सकते हैं तुम लोग कि नहीं हम तो नीट जेई देने का मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छा कॉलेज में भर्ती होने के लिए भी तुम्हें क्लास 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम बैठना पड़ता है ना। सो दैट इज वाई इस ढंग का पेपर तुम लोगों को प्रैक्टिस कर रहा है, तुम लोग को डेप्थ तक लेके जाऊंगा। इट इज अ वेरी मच एंजॉयबल क्लास होगा, फुल्ली ऑफ एंजॉयमेंट क्लास में रहेगा। तो नेक्स्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तो आ गया। तो अब देखो Q इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, किसका मास 1 यूनिट होता है। एवरीबॉडी हम लोग बचपन से सीख के आ रहे, क्लास 8 9 से याद है। प्रोटॉन मतलब मास नंबर जो होता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। जैसा कार्बन का है 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो 12 होता है उसका मास नंबर। क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन का 1 यूनिट होता है, ठीक है, 1 AMU होता है। एनीवे 1 यूनिट होता है। तो इसमें क्या होता है ये केजी में आ गया, और इसका केजी में है, इसका मतलब ये प्रोटॉन का 1 kg है, एक प्रोटॉन का, ऐसा नहीं है 1 AMU होता है, ठीक है, यू में क्रिएट होता है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोटॉन का मास, जरूरत नहीं होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम लोगों को सिखा देते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू N E।
इसका ऊपर बहुत सारे छोटा मोटा क्वेश्चन देके बच्चा लोग को तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, सो तंग नहीं करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू? क्यू मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? ई मतलब अमाउंट ऑफ चार्जेस, एन मतलब नंबर ऑफ चार्ज। समझ गए? नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, उसका नंबर है, राइट? where n is pure integer. Do you know what is the meaning of pure integer? इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स। फ्रैक्शन नहीं होगा, नंबर है ना। इधर कितना ये ऑब्जेक्ट है टेबल में, तो उसको तो फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। समझ लो, गिनते 1 2 3, क्वांटम मतलब छोटा छोटा ये होता है। सो बताओ क्या कुछ डाउट है तुम लोगों का? एनीथिंग टू बी आस्क्ड? और जो जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा वो कंसेप्ट का ऊपर भी देखो, तुम एसएल अरोड़ा में देखोगे कि साइड में 2-3 साम्स दिया हुआ है। तो कंसेप्ट को अच्छा से समझने के लिए तुम लोग वो साम्स को थोड़ा करो उसमें, ठीक है? नहीं सकेगा स्टिकी नोट्स यूज करो। डेफिनेटली एवरी डाउट, ऑल ऑफ योर एवरी डाउट्स will be discussed in the class. Don't worry on it. Definitely it will be discussed, right? क्योंकि it is a board exam, इसमें कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जैसे कि न्यूमेरिकल्स जो साम्स है हम 1 2 3 करा सकते हैं, बट वही है, करो डेफिनेटली हम दिखा दूंगा। चलो एक साम्स हम करा ही देते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करते हैं, ठीक है ना? करते करते तुम सीख जाओगे, ओके? क्योंकि वीकली एक दिन खुद का रिवीजन, जो पढ़ा लिखे करना है उसका एक रिवीजन पढ़ा लिखा का डे रखो। जिस दिन पूरा हफ्ता में जो पढ़ा है छोटा मोटा उठा के उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करो। समझ गए? भूलेगा तो डेफिनेटली क्यों नहीं भूलेगा, सब कुछ याद नहीं रहना चाहिए, सबका ही सेम होता है। प्रैक्टिस करते रहो। रिवीजन डे वीक में एक दिन होगा जिस दिन हम पूरा हफ्ता में जो पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत हाईलाइट्स उठा के पढ़ लेगा, ठीक है? तो तुम्हारा भूलते, ऐसा अगर करते रहोगे तो डेफिनेटली तुम लोग भूलेगा नहीं। समझ गए? नेक्स्ट देखो, एक साम्स दिया हुआ है जो एनसीईआरटी बुक। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड ही मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा है एनसीईआरटी सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने करके, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि तुम लोग एनसीईआरटी बुक से स्टडी करो। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, क्योंकि बात वही है कि उससे काफी बेटर एक्सप्लेनेशन एसएल अरोरा बुक में है, काफी बेटर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? एनसीईआरटी बुक का तुम्हें करना क्या है? डेफिनेटली एनसीईआरटी बुक का करना है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वर्कड आउट एग्जांपल्स, ये सब को तुमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना? बट थियोरी कंसेप्ट आई सजेस्ट एसएल अरोरा बुक से पढ़ो, ठीक है? तो इट विल बी बेटर फॉर यू। देयर आर सो मेनी बुक्स आर देयर, बट मेरा ख्याल से, मेरा पर्सनल जो थॉट्स है, तो मैं देखा है कि एसएल अच्छे लिखते हैं। तो चलो आते हैं, एक साम्स करते हैं कि जो एनसीईआरटी बुक का ही साम्स है। तो चलो छोटा वाला एक साम्स अगर मैं कर देगा तो तुम लोगों का एक कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, राइट? सो देखो क्या होते हैं, बोला है एक क्वेश्चन, इफ अ बॉडी gives 10 to the power 9 electrons every second, so how much
how much time is required to get तो देखो इफ अ बॉडी गिव्स 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में वो निकलते रहते हैं क्या 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज of 1 coulomb from it, right? How much time is required कि 1 coulomb from it. So क्या होते हैं देखो, इन जनरल हम लोग जानते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, अगर तुम जाओगे कि 1 सेकेंड में 10 to the power 9, हम लोग मालूम ही है कि सोल्यूशन में चला जाते हैं, क्या होता है वी नो Q is equal to NE, right? N मतलब क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, दैट इज हाउ मच इन एवरी सेकेंड 10 to the power 9, राइट. तो क्या होता है N इज इक्वल टू क्या होता है 10 to the power 9 इनटू, इससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, दैट इज 1.6 into 10 to the power -19. देखो ये कैलकुलेशन भी सीखना एक जरूरी है, बच्चे लोग का ना ये कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा इश्यूज होता है. तो क्या होता है वेरी सिंपल, 1.6 into 10 to the power -19, और क्या होता है ये 9 है, सो इट शुड बी डन व्हाट +9. तो अल्टीमेटली क्या हो जाना चाहिए चार्ज, 1.6 into 10 to the power -9 बनना चाहिए इतना कूलम इन 1 सेकेंड. आई थिंक इट शुड बी 10 होना चाहिए, राइट. इतना कूलम इन 1 सेकेंड. समझ गए, 1 सेकेंड में अगर इतना कूलम निकलेगा तो 1 कूलम निकलने के लिए तुम्हें कितना सेकेंड चाहिए. चलो कर लेते हैं, वेरी सिंपल. एक बचपन में क्लास 4-5 में हम लोग सीखा था यूनिटरी मेथड. कूलम गिव्स in 1 second, right? 1 second. So 1 कूलम के लिए कितना होगा, वेरी सिंपल, 1 by 1.6 into 10 to the power -9 minus 10 सेकेंड, राइट. इसका कैलकुलेशन मैं करके तुम लोगों को दिखाऊंगा. देखो कैलकुलेशन तो लिखा हुआ है, उसको डायरेक्ट हम बैठा सकते हैं, राइट. मैं ऐसा नहीं करने वाला है, मैं तुम लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे लोग का क्या होते हैं ना कि कैलकुलेशन करने के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं. सो चलो क्या करते हैं, देखो 1 by, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 10 to the power -10 है ना, इसको हम लोग 10 to the power 10 कर सकते हैं. नीचे से जब ऊपर जाते हैं सो इट इज 10 to the power 10. अब इधर क्या है देखो 1 by 1.6, 1 by 1.6 को कैलकुलेशन कैसे करें, वेरी सिंपल. पहले ये 1.6 जो है ना, इसको पॉइंट हटाना है. पॉइंट कैसे हटाओगे, इट इज 10 एंड इट इज 10, राइट. ये अगर हो जाएगा इन दैट केस क्या हो जाता है 10 by 16, तो क्या होता है इट इज 10. सो इन दैट केस क्या हो जाता है, इधर पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, राइट. तो इधर पॉइंट को पहले एक 0 लगाओ, 0 पॉइंट लगा सकते हैं हम लोग, देखने के लिए सुंदर लगेगा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये 0 का कोई वैल्यू तो होता ही नहीं है, ठीक है. तो कितना तक जाएगा, देखो 6 16 कितना होता है 96 होता है. इट इज कमिंग 4, पॉइंट का वजह से 0 आ गया, 16 2 32, इधर 8 आ गया. सो इधर देखो 5 16 8 आ गया, पॉइंट का वजह से 0 है, तो देखो 5 16 कितना आ जाता है 80 आ जाता है, राइट.
तो इसमें देखो 0.625, देखो हम लोग क्लास 11 में, सॉरी कितना सेकेंड, हम लोग क्लास 8 में एक चैप्टर करा किया था, उसमें शुरू में था, चैप्टर का नाम मैं भूल गया, उसमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्म एंड बेसिक फॉर्म। तो ये जो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाओगे तो 6.625 को 0.625 को तुम्हें 6.25 में लाना पड़ेगा। तो देखो पॉइंट को राइट साइड में एक डिजिट लाने के लिए व्हाट शुड यू डू, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो 10 कहां से ले लेगा, वेरी सिंपल है, वो 10 देखो इसमें 10 नंबर ऑफ 10 था ना, तो एक 10 इधर से ले लो और इधर 10 टू द पावर 9 सेकंड कर दो, गॉट द पॉइंट। तो 0.625 इंटू 10 क्या बनता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत है नहीं है समझने के लिए, वेरी गुड। सो चलो अब हम लोग जो करते हैं, नेक्स्ट चला जाते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, ओके। सो एग्जाम्स में कर दिया, एनसीईआरटी बुक का स्पेसिफिकली एक्सरसाइज एग्जाम्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जो जगह में, वो है कि कूलम्स लॉ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। कूलम्स लॉ पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा फ्लैशबैक में ग्रेविटेशनल फोर्स में चला जाना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ऊपर था, कोई बता पाएगा, व्हाट वाज द ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एनीवन इज देयर? एवरी जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उन लोगों के बीच में अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। हम लोग ये पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ से, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ये पढ़ा था क्लास 9 की, क्लास 11 में भी हम लोग पढ़ा था लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें ये पढ़ा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the, जैसे कि रिकॉल, उसको अगर तुम याद रख पाओगे बचपन में किया था, वही चीज तो कूलम्स लॉ में आएगा, ठीक है। देखो, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them। ये था मेरा लॉस ऑफ ग्रेविटेशन। बट कूलम्स लॉ इस ढंग का है बोल के मैं जिस ग्रेविटेशन लॉ को बताया था, ऐसा नहीं है कि कूलम्स लॉ को प्रूफ करना पड़ेगा ग्रेविटेशन लॉ से, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गए ना। ऐसा कोई बात नहीं है जो कूलम्स लॉ को प्रूफ करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसा कोई बात नहीं है, जस्ट हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, देखो होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर एक फंडा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये पता था कि इस यूनिवर्स में एवरी बॉडी इज अट्रैक्टिंग ईच अदर। बट कूलम्स लॉ जब पढ़ने गया था उससे हम लोग क्या देखा है, क्या पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, ये पढ़ा है। तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं, तब मतलब दो ठो चार्ज रखा हुआ है, आई डोंट नो वेदर दे आर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, आई डोंट नो, राइट। तो मतलब गिवन टू चार्जेस, हाउ वुड यू नो कि वेदर दे आर लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, नो यू डोंट नो इट, है कि नहीं। सो इसीलिए तो अगर लाइक चार्जेस होगा इट विल रिपेल, अगर अगर ऑपोजिट बता अनलाइक चार्जेस होगा देन इट विल अट्रैक्ट, राइट। सो दैट इज व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, इसीलिए द फोर्स ऑफ attraction and repulsion
between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them, right? ये हो गया फंडा कूलम्स लॉ। क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट मे रिपेल इफ इट इज लाइक चार्जेस देन इट विल रिपेल, if it is unlike charges then it will attract, right? So coming to the 2 points, इधर एक चार्ज रखा हुआ है, that is what? Q1, और एक पार्ट है that is Q2। ये दोनों का अंदर में पकड़ लो, डिस्टेंस है R। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, क्या हो सकता है? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2, राइट? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस बोला है। और क्या हो सकता है? एज वेल एज हम लोग ये भी जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इन दैट केस ये दोनों को अगर ज्वाइंट कराएगा तो क्या होता है? Q1 डॉट Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये हो जाता है सो ये जब प्रोपोर्शनल साइन है, वो ध्यान से देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कूलम्स लॉ है। पूरा बुक 1 कूलम्स लॉ का ऊपर काम है, उसका ऊपर उससे मैग्नेटिज्म में कैसे यूज हो रहा है, कहां पे यूज हो रहा है, पूरा कूलम्स लॉ का ऊपर। तो हर एक कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, तुम्हें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? राइट साइड अगर इंक्रीज करेगा तो लेफ्ट साइड इंक्रीज करेगा, अगर लेफ्ट साइड डिक्रीज करेगा तो राइट साइड डिक्रीज करेगा, मतलब प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब क्या होगा? उल्टा होता है, एक साइड अगर इंक्रीज करेगा ऑपोजिट साइड डिक्रीज करेगा। सो देखो ये दोनों को हम प्रोपोर्शनल साइन है, सो हमें पता है प्रोपोर्शनल साइन से जब भी इज इक्वल टू देगा तो हमें एक के बैठाना पड़ता है, दैट इज व्हाट? कांस्टेंट वैल्यू। तो हम लोग के को लिख सकते हैं वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, right? K is proportionality constant. So now अब ये K is equal to, सारे फिजिसिस्टों को बैठ के उन लोग डिसाइड किया नहीं, K का एक स्पेसिफिक वैल्यू देना चाहिए, दैट इज व्हाट? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज इप्सिलॉन नॉट? उसके लिए नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेगा, बताएगा इप्सिलॉन नॉट क्या होता है। और ये पार्ट, इसको ये जो के दिया हुआ है ना, इसमें हम लोग एक चीज बताएगा कि दैट इज ये जो पार्ट है, ये जो बॉक्समैन में बना देते हैं, दैट इज फोर्स इन एयर और वैक्यूम, फोर्स इन एयर और वैक्यूम।
समझ में आ गया? क्योंकि एयर और वैक्यूम होने से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है। नॉट मतलब नीचे सफिक्स में 0 लिखा हुआ है, क्लियर है? बट अदर होने से क्या होगा? इप्सिलॉन है क्या चीज? इप्सिलॉन है क्या चीज, वो भी मैं बताऊंगा। अदर मीडियम होने से क्या होगा? एयर और वैक्यूम के लिए इप्सिलॉन नॉट, फॉर अदर क्या होगा? गॉट माई पॉइंट? तो उसके लिए अगर जानना चाहते हैं सो हम लोग बैठेगा वो जानने के लिए वेरी नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बताएगा। इट विल बी अ फैंटास्टिक सेशन, ठीक है? मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए